नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासा ऑनलाइन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम इंडियन ज्योग्राफी अर्थात भारत का भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें हमने भारत के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जाना, फिर भारतीय भूगर्भीय संरचना के बारे में हमने पढ़ा और उसके बाद धीरे धीरे हमने भारत जो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में जाना, उसमें हमने देखा और उसके साथ साथ ही हमने भारत की जो विभिन्न चट्टानों के बारे में भी पढ़ा। तो अब हमारा जो इसी क्रम में इस श्रृंखला में आगे जो हम पढ़ने वाले वो हिमालय के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। हिमालय के बारे में हम पढ़ेंगे कि हिमालय कहाँ स्थित है, ये कितना इसका विस्तार है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपने हिमालय का जो एक हमारे भारतीय दृष्टिकोण से ये अति महत्वपूर्ण है और ये हमारे आज वर्तमान में ही नहीं अपितु प्राचीन भारत से ही ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आपने सुना होगा कि जो हिमालय है, हिमालय जो बहुत एशिया का प्राचीन पर्वतों में से एक है और इसको पर्वतराज भी कहा जाता है। पर्वतराज मतलब पर्वतों का राजा। अगर आपसे पूछा जाए कि पर्वतराज किसे कहा जाता है तो वो भारतीय जो हिमालय है, हिमालय को ही पर्वतराज की संज्ञा भी दी गई है। और एक बहुत बड़े कवि हैं, कवि कालिदास ने भारतीय जो हिमालय को भारतीय हिमालय नहीं कह के मैं हिमालय को हम मानदंड, पृथ्वी का मानदंड भी कहा है। और एक चीज आपको याद होगी कि जब अगर आप ऐतिहासिक चीजों में जाके देखें तो आपने रामायण में भी सुना होगा कि जब भगवान लक्ष्मण को जब शक्ति लगती है तो उनसे कहा जाता है हनुमान जी से कि आपको जड़ी बूटी लेके आना पड़ेगा। तो वहां जब हिमालय में वो जड़ी बूटी का जो पहाड़ है वो मिलता है उनको, तो हम ये कह सकते हैं कि ये औषधि का भी केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ से हिमालय से कई प्रकार की औषधियां आज भी मिलती है। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पे कई ऋषि मुनियों की गुफाएं भी थी, यहाँ ये निवास करते थे, अपनी तपस्याएं करते थे। आपने सुना होगा कई सारे ऐसे मूवीज इस पे बनी हुई है, कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो हमें हिमालय के बारे में बताती है कि ये कितना इसकी जो महत्वपूर्णता रही होगी उस टाइम पे भी। और आज की अगर हम बात करें, यानी कि वर्तमान की हम बात करें, तो वर्तमान में भी हमारे लिए अर्थात भारतीय संदर्भ में भी ये सामरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, मानसून की दृष्टिकोण से, क्योंकि अगर कोई भी जैसे कि जलवायु आती है यानी कि मौसम आता है तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक दीवार का काम करता है मानसून को रोकने के लिए। और दूसरी चीज है कि ये सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण रहा है दोस्तों। तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो हिमालय है वो हिमालय का हमने भी इतिहास के बारे में जैसे कि देखा कि इसको हिमालय को हमारे जो भारतीय इतिहास में बहुत अव्वल एक दर्जा दिया गया है, जिसमें हिमालय को बताया गया है कि ये जो है एक तरह से ध्रुव केंद्र रहा है, चैतन्यता का, अध्यात्मता का ये केंद्र बिंदु रहा है। क्योंकि जितने भी यहाँ पे ऋषि मुनि रहे हैं यहाँ आके उन्होंने अपनी तपस्याएं की है दोस्तों। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये हमारा हिमालय है, हिमालय के बारे में हमने देखा यहाँ पे। दूसरी चीज अगर मैं इसमें चर्चा करूं तो हमने जो हिमालय को है, हिमालय का जो परिचय अगर हम देखते हैं, हिमालय के अगर परिचय के बारे में हम देखें जिसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं हिमालय के। अगर मैं इसमें बात करूं कि इसमें हम चीजें देखने वाले हैं हिमालय के परिचय के बारे में। अगर मैं बात करूं कि हिमालय का क्या क्या परिचय हो सकता है, यहाँ पे अगर मैं इसका परिचय लिखूं तो इसमें हम क्या क्या आज देखने वाले हैं, यानी कि हम जो आज पढ़ रहे हैं भारत की भू आकृति, तो भू आकृति के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूं कि हम इस सीरीज में भू आकृति में कौन कौन सी चीज पढ़ने वाले हैं। हिमालय के परिचय से पहले भी अगर एक चीज मैं बताऊं आपसे तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। मैं इसमें यहाँ पे आपको एक फ्लो चार्ट में बता देता हूं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो हिमालय तो हमारा जो आने वाली क्लास में हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जो इसके आगे हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो चीज हम जान लेते हैं। तो हमने देखेंगे कि जो भू आकृति में हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों। भू आकृति में हम सबसे पहले जानेंगे यहाँ पे हमारे पर्वतीय क्षेत्र के बारे में दोस्तों। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे हमारे जो हिमालय के से सटा हुआ जो इलाका है, हमारे उत्तर भारत के
उत्तर भारत के मैदान, उत्तर भारत के मैदान के बारे में देखेंगे दोस्तों हम इसमें, क्योंकि ये जितनी भी भू आकृतियां हैं, भू आकृतियों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब अगर आपको भू आकृति समझ में आ जाती है तो आपको ज्योग्राफी वहां से पूरी क्लियर हो जाएगी। उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत कह सकते हैं हम, प्रायद्वीप भारत। उसके साथ साथ अगर देखेंगे हम यहाँ पे हमारा जो आते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र, क्योंकि हमारे यहाँ पे विभिन्न आकृतियां हैं जिसमें मरुस्थलीय क्षेत्र भी आता है दोस्तों। आपने देखा होगा कि कौन सा मरुस्थल है हमारे यहाँ पे, थार डिजर्ट है। दूसरी चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र हम पढ़ेंगे दोस्तों। तटीय क्षेत्र इस श्रृंखला में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, मैं एक आपको यहाँ पे फ्लो में इस चीज को बता रहा हूं। छठे नंबर की जो चीज है हम अगर पढ़ेंगे इसमें तो द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको मोटा माटी एक चीज बता दी है कि हम यहाँ पे किस किस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहली चीज जो हमारी आने वाली है दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर भारत का मैदान जिसमें हम सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रायद्वीप भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों, मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, तटीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे और द्वीप समूह। तो आज हमारी जो क्लास रहने वाली है दोस्तों वो पर्वतीय क्षेत्र से रहने वाली है। पर्वतीय क्षेत्र में भी अगर हम देखें तो हम जो पढ़ेंगे आज हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, और हिमालय का जो एक नाम है वो अपने आप में ही एक बड़ा नाम है। जैसे कि अगर मैं हिमधन आलय, हिमधन आलय, हिमधन आलय अर्थात क्या होता है, हिमधन आलय यानी कि बर्फ का घर। हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब कोई भी निवास स्थान, तो बर्फ का घर, इसको हम ये नाम दे सकते हैं। यानी कि हिमालय हिमधन आलय, यानी कि हम संधि विच्छेद जब करते हैं हिमालय का तो हिमधन आलय यानी कि बर्फ का घर। तो हिमालय को अपने अपने हिसाब से अपने अपने टाइम पीरियड में अलग अलग नामों से जाना गया है। तो वो भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे हिमालय को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है और क्या क्या बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे अगर बताऊं आपको कि हिमालय को और क्या क्या बोला जाता है दोस्तों, तो इसे नेपाल में, भारत में तो हिमालय बोला जाता है। भारत में क्या बोला जाता है दोस्तों, भारत में इसको हिमालय बोला जाता है, हिमालय है ना, हिमालय बोला जाता है। यानी कि हिमधन आलय, हिमधन आलय, हिमधन आलय अर्थात बर्फ का घर। ठीक है, नेपाल में इसको बोला जाता है दोस्तों, नेपाल में क्या बोला जाता है, इसको सागर माथा बोलते हैं, सागर माथा, सागर माथा बोला जाता है दोस्तों। सागर माथे का मतलब होता है आकाश, आकाश, या फिर हम कह सकते हैं स्वर्ग का भाल, स्वर्ग का भाल, या फिर क्या कहेंगे, स्वर्ग का भाल, क्या कहेंगे दोस्तों, स्वर्ग का भाल। तो आपको ये नई चीज जानकारी मिली होगी कि नेपाल में हमने सागर माथा तो पढ़ा ही था, लेकिन इसका मतलब होता है आकाश या स्वर्ग का भाल, क्योंकि नेपाल में ही सबसे ऊंचा जो है वो माउंट एवरेस्ट है, उसको नेपाल में हिमालय को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आता है हमारा, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको तिब्बती भाषा में, यानी कि अगर भाषा की बात करें तो इसको हिमालय को संस्कृत में क्या बोलते हैं, संस्कृत में बोला जाता है देवगिरी, है ना, क्या बोलते हैं, देवगिरी। क्या बोला जाता है दोस्तों, संस्कृत में इसको देवगिरी बोला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इसको तिब्बती में क्या बोला जाता है, आप इसको तिब्बती में क्या बोलेंगे, तिब्बती में क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको तिब्बती भाषा में इसको क्या बोला जाता है, आप सब कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि तिब्बती भाषा में इसको क्या बोला जाता है। तिब्बती भाषा में क्या बोला जाता है इसको, तिब्बती भाषा में बोला जाता है चोमा, चुमा, चुमा लोगो, चुमा लोगो, सॉरी,
तिब्बती भाषा में इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? हमने देखा कि यहाँ पे संस्कृत में देवगिरी बोला जाता है, तिब्बती में इसको चोमो लुंगा चोमोलुंगा यानी कि पर्वतों की रानी। क्या दोस्तों? पर्वतों की रानी। आगे आपको समझ में, यानी कि भारत में हिमालय यानी कि हिमधनालय यानी कि बर्फ का घर, ठीक है। यहाँ पे नेपाल में बोला जाता है सागर माथा अर्थात आकाश या स्वर्ग का भाल। संस्कृत में इसको बोला जाता है देवगिरी। तिब्बती भाषा में इसको बोला जाता है, तिब्बती भाषा की अगर मैं बात करूं तो इसको चोमो लुंगा पर्वतों की रानी बोला जाता है। आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। अब मैं अगर आगे हिमालय की हम चर्चा करने वाले हैं, तो मैं अगर आपको हिमालय का एक शॉर्ट में बता दूं कि हिमालय के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये जानना जरूरी है। तो हिमालय के अगर परिचय की मैं बात करूं कि हिमालय के बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि ये सबसे यहाँ पे दुनिया की विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटियां हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अगर परिचय के बारे में अगर मैं बताऊं यहाँ पे दोस्तों, तो हिमालय में विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटियां हैं। विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटियां हैं दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ की जो चोटियां हैं वो लगभग इनकी औसत ऊंचाइयां 6100 किलोमीटर है। और यहाँ पे अगर दुनिया में अगर 100 चोटियां हैं तो 99% हिमालय में आती हैं। विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटियां कहाँ पे है दोस्तों? वो हिमालय में है। दूसरा पॉइंट अगर मैं इसमें हम पढ़ेंगे, चोटियों के बारे में हम विस्तृत रूप से जानेंगे कि कौन सी चोटी कहाँ पे है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, बंदरपूछ कहाँ पे है, हम पढ़ेंगे। ये सारी चीज इसमें बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट चीज हम जानते हैं कि ये नवीन वलित पर्वत है। क्या है दोस्तों? नवीन वलित पर्वत है। अब ये सर ये वलित पर्वत क्या होता है? ये नवीन वलित पर्वत है। अगर मैं आपको बताऊं कि हजारों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष, हजारों भी क्या करोड़ों वर्ष पहले, क्या अगर मैं बताऊं यहाँ पे आपको कि दो चीज थी, यहाँ पे दो ही चीज क्या थी? एक तो हमारा देखा जाए तो पूरी जो अर्थ थी यानी कि पृथ्वी थी वो एक ही प्लेट का भाग थी। लेकिन एक टाइम में क्या होता है कि ये जो इसको बोला जाता है, इसको पेंजिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जो ये जगह है यानी कि जो अर्थ वाला हिस्सा है उसको पेंजिया, और जो पानी वाला ये वाटर है, ये वाटर वाला हिस्सा है, और ये अर्थ है। ठीक है दोस्तों, ये अर्थ है और ये वाटर है। तो जो अर्थ वाला जो हिस्सा है यानी कि अर्थ वाले जो हिस्सा है उसको पेंजिया बोलते हैं, और जो वाटर वाला हिस्सा है उसको पैंथलासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैंथलासा। तो क्या होता है कि एक टाइम में ये जो दोनों, ये जो प्लेट है ये दो हिस्से में डिवाइड हो जाती है। अब ये जब दो हिस्से में डिवाइड होती है यहां से अगर, तो यहां क्या होता है कि एक तो अंगारा लैंड और एक होता है कौन सा? गोंडवाना लैंड। तो यहां से क्या होता है कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक तैतीस सागर होता है। उस टाइम के बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक विशाल हिमालय का निर्माण होता है दोस्तों, जिसको हम नवीन वलित पर्वत बोलते हैं। वलित का मतलब ये होता है कि मोड़दार चीज। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, आपस में टकराने से उनके बीच में जो जमा हुआ मलबा है दोस्तों वो फोल्ड होता चला जाता है। तो इसीलिए इसको फोल्ड माउंटेन यानी कि मोड़दार पर्वत या फिर वलित पर्वत। अब नवीन शब्द भी यहाँ पे यूज इसलिए हुआ है दोस्तों कि नवीन का मतलब होता है कि आज भी हिमालय का विकास हो रहा है, और ये ज्यादा पुराना नहीं है, अभी हजारों वर्ष पुराना है। यानी कि आज भी ये अपनी एक युवा अवस्था में है दोस्तों, क्योंकि हर साल इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाइयां बढ़ती जा रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये अभी नवीन वलित पर्वत है और अपनी हिमालय अभी क्या है? अभी युवा अवस्था में है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं इसका विस्तार पढ़ेंगे। विस्तार में क्या है कि ये कहां से कहां तक है। विस्तार में भी अगर मैं आपको पॉइंट में बता दूं, पॉइंट में अगर इसमें विस्तार में हम तीन तरीके से इसका विस्तार पढ़ेंगे। एक हम देखेंगे कि ये पर्वत यानी कि ये नामचा बरवा यानी कि अगर
एक हम दिशा के हिसाब से देख लेते हैं पहले। तो दिशा के हिसाब से हम ये कहां तक फैला हुआ है, पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है दोस्तों। आप सब जानते हैं, भली भांति जानते हैं, पश्चिम से ये पूर्व तक फैला हुआ है। उसके बाद अगर दिशा के बाद अगर मैं बात करूं, दिशा के बाद अगर मैं बात करूं, तो दिशा के बाद अगर इसमें देखा जाए तो ये नदी के हिसाब से भी हम इसका डिवीजन पढ़ते हैं। तो नदी के हिसाब से क्या डिवीजन है दोस्तों इसका, नदी के हिसाब से क्या डिवीजन है, नदी में अगर मैं देखूं तो ये सिंधु नदी से लेके तो ये ब्रह्मपुत्र तक है। कहां तक है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र तक है, ब्रह्मपुत्र तक है। अगर मैं इसमें दूसरी चीज आपको बताऊं कि सर इसका जो राज्य में कहां से कहां तक फैला है ये, तो राज्य में ये कहां से है, लद्दाख से लेके तो ये अरुणाचल प्रदेश तक है। कहां तक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश तक है, यहां तक ये फैला हुआ है। ये चीज आपको क्लियर हो गई, यानी कि ये दिशा के हिसाब से तो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है दोस्तों। नदी में ये सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। राज्य में लद्दाख से लेके कहां तक फैला है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से फैला हुआ है। अब इसकी जो कुल लंबाई है, जो कुल लंबाई इसकी कितनी है दोस्तों, लंबाई इसकी 2500 किलोमीटर के लगभग है। कितनी है, 2500 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। देखो कितना बड़ा विशाल हिमालय है हमारे पास में, और जो हमारी आर्थिक दृष्टिकोण से और सामरिक दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए अब यहां पे हमने देखा कि यहां पे हमने जो चीजें इसमें देखी, सबसे पहले हमने देखा कि यहां ये एक ऊंचाई लंबाई ये है। अब उसके बाद में हम इसकी जो औसत ऊंचाई है दोस्तों, औसत जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो ये दुनिया के जितने भी पर्वत है ना, जहां पे सब खत्म हो जाते हैं, यानी कि जिनकी ऊंचाई मैक्सिमम 6000 मीटर होती है, वहां से हमारी हिमालय की जो ऊंचाई है वो प्रारंभ होती है दोस्तों। यानी कि दुनिया के जितने भी पर्वत जहां पे घुटने टेक देते हैं, वहां से ये खड़ा होता है दोस्तों। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत का मतलब समझते हैं कि अगर कोई इंसान है, अगर नॉर्मली अगर कोई खाना खाता है, अगर वो 10 रोटियां खा रहा है और 10 रोटी के बाद उसकी जो औसत खाने की जो वो है हैबिट है, यानी कि खाने की अगर 10 रोटी खाता है तो वो अगर औसत तो इसका है ही, यानी कि किसी दिन उसने कम भी खाई होगी। इससे हम समझ सकते हैं कि उसकी जो औसत ऊंचाई है वो 6000 से 6100 किलोमीटर है दोस्तों। यानी कि हमने इसकी औसत ऊंचाई के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इस चौड़ाई की बात करें, यानी कि हम इसकी अगर चौड़ाई की बात करें दोस्तों, तो चौड़ाई में ये जो है ये पश्चिम की तरफ क्या है, ज्यादा चौड़ा है। पश्चिम की तरफ क्या है दोस्तों, ये ज्यादा चौड़ा है और पूर्व की तरफ कम है। पूर्व की तरफ क्या है दोस्तों, ये कम है। यानी कि अगर हम यहां बात करेंगे तो यहां पे इसकी जो है वो चौड़ाई ज्यादा है, और यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे इसकी चौड़ाई कम है। तो यहां पे इसकी जो चौड़ाई है लगभग 400 किलोमीटर के लगभग है, और यहां पे 150 है, यानी कि 150 किलोमीटर के बराबर है दोस्तों। कितनी है, 150 किलोमीटर। तो आपको ये सारी चीजें इसमें समझेंगे और इसको जानेंगे किस हिसाब से। और एक जो नेक्स्ट पॉइंट वेरी जो इंपॉर्टेंट है वो इसका ये है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे 7 नंबर करके लिख देता हूँ यहाँ पे, कि हम इसका विभाजन पढ़ने वाले हैं। यही हम देखेंगे कि इसका विभाजन कितने भागों में किया गया है। तो हम सबसे पहले विभाजन के बारे में ही इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके विभाजन की, तो ये ट्रांस हिमालय, यानी कि इसको हम प्रा हिमालय भी बोला जाता है। प्रा हिमालय यानी कि जो वह हिमालय जो हिमालय के पार है ना। प्रा हिमालय यानी कि अगर हम देखा जाए कि जब एक टाइम पीरियड में जो अंगारा लाइन और गोंडवाना लाइन जब दोनों एक हिस्सा थी, तो ये बोला जाता है कि जो ट्रांस हिमालय है उसका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति से पहले हो चुका है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है, ट्रांस हिमालय, तो ये हिमालय का एक पार्ट नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण क्या है, पहले ही हो चुका था। तो उसके बाद जो मुख्य रूप से इसमें चीजें आती है, मुख्य रूप से हम जो इसमें अच्छे से पढ़ेंगे, महान हिमालय। कौन सा है दोस्तों, महान हिमालय पढ़ेंगे। कौन सा, महान हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। महान हिमालय यानी कि वृहद हिमालय, महान हिमालय के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें लघु हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, लघु हिमालय के बारे में, लघु हिमालय। उसके बाद हम देखेंगे इसमें शिवालिक। क्या देखेंगे दोस्तों, शिवालिक।
तो ये सारी चीजें आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज हमने देखा कि विश्व की सर्वोच्च चोटियां जो हैं वो हिमालय में स्थित है, हिमालय में ही स्थित है। यानी कि जितनी भी चोटियां हैं, ज्यादातर चोटी यानी कि टॉप 10 जो चोटियां हैं कह सकते हैं कि वो हिमालय का ही पार्ट है। नवीन वलित पर्वत है ये। नवीन वलित पर्वत का मतलब कि जो इसका निर्माण हुआ है, आपस जब दो प्लेटें टकराई उनके बीच में जो मलबा भरा हुआ था, यानी कि जहां आज हिमालय है वहां कभी ना कभी एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। तो टेथिस सागर का जो मलबा था वो ऊपर उठ के आ गया। ऊपर के उठने से क्या हो गया, वहां पे एक नवीन वलित पर्वत का निर्माण हो गया जिसको हम हिमालय बोलते हैं। विस्तार इसका दोस्तों कहां है, अगर मेंस के हिसाब से जिस तरह से क्वेश्चन लिखते हैं तो उसको इस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, लेकिन जनरली भी इस तरह से चीजें हमें याद होना चाहिए। अगर दिशा में पूछा जाए तो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है, नदी में पूछा जाए तो नदी में सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है, राज्य में अगर पूछा जाए तो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश से फैला हुआ है। अगर पर्वत में पूछा जाए, एक पर्वत में हमने देखा नहीं है कि पर्वत, इसका जो आखिरी पर्वत है, पर्वत यहाँ पे एक दोस्तों, यहाँ पे जो पर्वत है पश्चिम में जो पर्वत है, इसका पश्चिम में पर्वत कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बता दूं तो पश्चिम में पर्वत के हिसाब से भी इसकी जो ऊंचाई है वो फैली हुई है। यानी कि यह पश्चिम में कौन सा पर्वत है, पश्चिम में है नागा पर्वत, नागा पर्वत, नागा पर्वत जो कि यहाँ पे कश्मीर में है। और पूर्व में कौन सा पर्वत है, पूर्व में है नामचा बरवा जो कि कहाँ पे है, नामचा बरवा, ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में। तो इस हिसाब से इसके हम विस्तार को जानेंगे और समझेंगे दोस्तों। चलिए, आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। आगे हम इसमें चलते हैं कि क्या क्या इसमें हम देखेंगे दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा है कि जो हमारा हिमालय है, अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो टेथिस सागर के तल का उत्थान इतने पर भी समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि आज मतलब जो टेथिस सागर है था वहां पे हमने देखा कि जहां आज हिमालय है वहां पे कहीं ना कहीं टेथिस सागर था। आज भी इसमें हलचलें जारी है, बोला गया ना भूगर्भिक हलचलों के कारण वहां ऊंचा उठता गया, मतलब आज भी इसकी जो ऊंचाई है वो एक गतिशील अवस्था में है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि श्रेणियां बनती गई जो चीन से लेकर यूरोप तक फैली हुई है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो हिमालय का विस्तार चीन में भी है और यूरोप में भी है। ठीक है, इन्हें अल्पाइन समूह की पर्वत श्रेणी भी कहते हैं, जिसका हिमालय पर्वत एक भाग माना जाता है। यानी कि क्या बोल सकते हैं कि जो भी यूरोप और चीन में फैला हुआ है वो भी कहीं ना कहीं एक हिस्सा ही है हिमालय पर्वत का निर्माण के समय। हिमालय की विश्व की नवीनतम वलित पर्वतमाला है, हमने देखा है कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है, जिसकी जो लंबाई है 2500 किलोमीटर फैली हुई है। पूर्व में इसकी चौड़ाई जो है 150 किलोमीटर तथा पश्चिम में 500 किलोमीटर के लगभग है, और औसत जो ऊंचाई है दोस्तों ये 6000 मीटर के करीब है। तो ये चीज हम अच्छे से इसको जान चुके हैं। अब अगर मैं इसको मैप की सहायता से अगर बताऊं कि दूसरी चीज क्या बताऊं आपको कि यहाँ पे हमने जब देखा था कि इसका विस्तार क्या है, और विस्तार के साथ साथ इसको हमने 4 भागों में बांटा है दोस्तों। मुख्यतः जो हिमालय है वो 3 भागों में है, मुख्यतः हिमालय जो है वो 3 भागों में है। मुख्यतः जो हिमालय है वो मुख्यतः बोला जाता है कि तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला जो है हमारा, इसको ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय भी बोलते हैं। एक है हिमालय पर्वत समूह, जिसमें हमने 3 चीजें हम पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे हिमालय पर्वत समूह में हम जानेंगे। इसमें हम देखने वाले हैं दोस्तों, क्या क्या देखने वाले हैं कि जो हमारा महान हिमालय है, एक हमारा क्या है महान हिमालय है। महान हिमालय कौन सा है, महान हिमालय के बारे में देखेंगे। महान हिमालय है ना, ये क्योंकि क्या है कि हिमालय की स्थापना के समय ट्रांस हिमालय उसका हिस्सा नहीं था। हम देखेंगे लघु हिमालय के बारे में, लघु हिमालय के बारे में देखेंगे दोस्तों। उसके बाद हम देखेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में देखेंगे। तो ये सारी चीज आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी चीज, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय के बारे में जान लेते हैं कि ये ट्रांस हिमालय क्या है दोस्तों।
अगर मैं ट्रांस हिमालय के बारे में आपको बताऊं तो ट्रांस हिमालय जो है ये भारत का जो है ये पूर्व में इसका निर्माण हो चुका है, यानी कि हिमालय के निर्माण के पूर्व ही ये निर्माण हो चुका था। हमने देखा कि जब दो प्लेट आपस में टकराई, यहाँ पे अगर हम देखें कि जब दो प्लेट, एक तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एक यूरेशियन प्लेट, यानी कि मैं यहाँ पे अगर बताऊं जो दो प्लेट है, दो प्लेट इधर से आई एक प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इसको हम यूरेशियन प्लेट बोलते हैं, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और उसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के आपस में जब टकराने से यहां पे क्या था, टेथिस सागर था। टेथिस सागर जो था, इसके दो प्लेट जब आपस में टकराई तो ये जो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो हमारा गोंडवाना। तो जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड जब आपस में क्या हुई, जब टकराई, तो इसमें क्या हो गया कि यहाँ पे जो बीच में जो मलबा भरा हुआ था वो हिमालय की आकृति के रूप में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये वाला हिस्सा था ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो उसी का जो है हिमालय के पार, यानी कि प्रा हिमालय भी इसको हम कह सकते हैं। प्रा हिमालय का मतलब होता है कि हिमालय की जो पार चीजें हैं उसको हम प्रा हिमालय बोलते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से जो ट्रांस हिमालय का निर्माण है ये प्राचीन में ही हो चुका था, यानी कि अगर 11,000 करोड़ वर्ष पहले हुआ है हिमालय का निर्माण, तो ये 1600-1700 करोड़ वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले इसका ट्रांस हिमालय का निर्माण हो चुका था। अगर मैं आपको मैप की सहायता से इसको बताऊं, अगर मैं भारत का मैप बना के आपको बताऊं कि किस हिसाब से यहाँ पे भारतीय मैप में अगर हम बात करें कि किस हिसाब से इसको मैप, थोड़ा सा इसको माइंड मत कीजिएगा, अगर आप अच्छा बनाना जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं यहाँ से बस आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा मैप क्लियर नहीं आएगा, अपन इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, खिसका लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों। तो मैं अगर मैप की सहायता से आपको मैं मैप यहाँ पे डाल भी सकता था, लेकिन मैंने मैप इसलिए नहीं डाला क्योंकि आप कोई भी चीज जब होती है, जब हम पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से क्या होता है कि जब चीजें आती है तो वो ज्यादा बेटर रहती है, क्योंकि जब हम कोई चीज ऐसे मैप की सहायता से जब पढ़ते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से रहती है दोस्तों। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि हिमालय जो है हमारा उसको बताने वाले हैं कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। क्या हिस्सा है दोस्तों, वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय में जो हम देखते हैं, अगर यहाँ पे मैं अगर दूसरा पेन यूज कर लें तो यहाँ पे 3 श्रेणियां हैं दोस्तों। कौन कौन सी है, यहाँ पे एक है, ये हमारा जो हो गया ट्रांस हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय का हिस्सा हो गया। और ट्रांस हिमालय में भी अगर इसमें 3 रेंजेस है दोस्तों, एक यहाँ पे आती है, एक यहाँ पे, एक काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, एक जो है हमारी पीर पांजाल भी है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे एक पामीर पठार जिसको विश्व का छत बोलते हैं। और यहीं से जो आती है एक पर्वत श्रृंखला और आती है जिसको हिंदू कुश बोलते हैं। और यहाँ से एक कुनलुन जो है, एक श्रृंखला आती है दोस्तों। तो ये सारी चीज क्या होती है, जब ये पामीर का पठार भी क्या होता है, पहले ट्रांस हिमालय का हिस्सा था, लेकिन ये खींच के स्ट्रेच होके यहां तक चला गया। और इसको पठार इसलिए बोलते हैं कि ये 3 पर्वत समूह का हिस्सा है और ये चोटी ना बनके एक ऐसा हिस्सा हो गया, मतलब चपटा हिस्सा हो गया, इसलिए पामीर का पठार इसको बोलते हैं, इसको विश्व का छत बोलते हैं। अब यहां से आप देखेंगे कि ये जो पूरा हिस्सा है दोस्तों, ये हमारा है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। और ट्रांस हिमालय में ये वाली जो रेंज आपको दिख रही है, ये वाली जो रेंज दिख रही है, ये वाली जो रेंज है दोस्तों, ये है हमारी काराकोरम। ये काराकोरम है, ये लद्दाख है। आपको ये इसी ऑर्डर में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार इनके ऑर्डर पूछ लिए जाते हैं। ये है जास्कर, ये क्या है दोस्तों, ये पूरा ट्रांस हिमालय है। ये क्या है, ये पूरा ट्रांस हिमालय के ही भाग है। ये 3-4 श्रेणियां इसमें, अगर कुछ भूगोलवेता इसको भी इसमें कुछ भूगोलवेता मानते हैं कि पीर पांजाल जो है वो ट्रांस हिमालय का हिस्सा नहीं है,
क्योंकि इसमें जो ये बना हुआ है ये नवीन है इसलिए, लेकिन हम इसको ट्रांस हिमालय को भी इसमें मानते हैं। अब काराकोरम में क्या है, काराकोरम के साथ साथ जो यहाँ एक चीज और आती है दोस्तों, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, अरे यहाँ पे मैं बना देता हूँ, इसमें पूरा मिट गया, फिर से मिट गया, फिर से बनाना पड़ेगा इसको, बना देते हैं जल्दी से। तो दोस्तों जो हम इसमें देखने वाले हैं हिमालय के विभाजन के बारे में देखेंगे। हिमालय के विभाजन मुख्यतः 4 रूप से होता है, लेकिन मेनली जो कुछ भूगोलवेता है वो मानते हैं कि यहाँ 3 हिस्सों में है, क्योंकि जो ट्रांस हिमालय है वो प्रा हिमालय भी बोला जाता है। प्रा हिमालय का मतलब क्या होता है कि हिमालय के पार, यानी कि जो हिमालय के पार है यानी कि ट्रांस हिमालय, उसका निर्माण जो है वो पहले ही हो चुका है। तो जो आज वर्तमान में जो नवीन वलित हिमालय है, नवीन वलित पर्वत हिमालय है, वो जो है वो एक नवीन हिमालय का हिस्सा है, और ट्रांस हिमालय जो है वो प्राचीन हिमालय का हिस्सा हम उसको कहते हैं। लेकिन पढ़ेंगे आज हम ट्रांस हिमालय को भी इसमें साथ में। तो ट्रांस हिमालय जो है, पहले हम देखेंगे ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बारे में देखेंगे। ट्रांस हिमालय के बाद हम देखेंगे कि ये कहां पे स्थित है। उसके बाद हम देखने वाले हैं इसमें महान हिमालय, महान हिमालय के बारे में देखेंगे, महान हिमालय के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम इसमें देखने वाले हैं महान हिमालय के बाद इसमें हम देखने वाले हैं लघु हिमालय के बारे में, लघु हिमालय, लघु हिमालय के बारे में देखने वाले हैं दोस्तों। 4th नंबर पे हम इसमें देखने वाले हैं शिवालिक, जो सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला में से एक मानी जाती है। शिवालिक हिमालय जो नवीन है, हिमालय के बारे में देखेंगे दोस्तों, नवीन हिमालय। तो मैं अगर इसमें यहाँ पे आपको बताऊं कि ये वाला जो हिस्सा पूरा है दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है, अगर मैं पेन यहाँ पे दूसरा यूज कर लूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वाला जो हिस्सा है दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है पूरा का पूरा जो है ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। आप ऐसे ही सपोज करके यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है काराकोरम, लद्दाख, यहाँ पे जास्कर और यहाँ पे पीर पांचाल, और यहाँ पे कहीं ना कहीं कैलाश श्रेणी है। और आप ये देख रहे होंगे कि यहां से मैंने पहले बता चुका हूं, यहाँ पे पामीर नोड है, पामीर का पठार, यहाँ पे हिंदूकुश, ये जो रेंज आपको दिख रही है, ये वाली जो रेंज आपको दिख रही है हिंदूकुश जो कि पाकिस्तान में आती है, और यहाँ कुल्लून श्रेणी है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि क्या, सबसे पहले अगर मैं बता दूं आपको तो ये काराकोरम है, काराकोरम, ये हमारी लद्दाख, जास्कर, और ये आती है हमारी पीर पांचाल। तो हम कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय 4 श्रेणियों में बटा हुआ है। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पांचाल। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कैलाश मानसरोवर है, कैलाश पर्वत है दोस्तों, कैलाश पर्वत। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे कहूं आपसे कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय कितने हिस्सों में बांटा हुआ है, कितनी श्रेणियां हैं यहाँ पे ट्रांस हिमालय की? श्रेणी कितनी है दोस्तों? श्रेणी कितनी है ट्रांस हिमालय की? तो सर यहाँ पे 4 श्रेणी है। सबसे पहले कौन सी है? काराकोरम, उसके बाद कितनी है? काराकोरम के बाद है लद्दाख श्रेणी आती है हमारी। उसके बाद कौन सी है दोस्तों? लद्दाख के बाद है जास्कर के बाद आती है दोस्तों हमारी कौन सी? पीर पांचाल। और कुछ मैंने आपसे पहले ही बता दिया है, पीर पांचाल जो है कुछ इसको नवीन वलित पर्वत का भाग मानते हैं, कुछ भूगोलवेता इसको ट्रांस हिमालय का मानते हैं। अब यहाँ पे अगर काराकोरम श्रेणी की बात करूं तो यहाँ पे एक भारत का सबसे ऊंची चोटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? केटू। क्या बोलते हैं दोस्तों? केटू, यानी कि केटू यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी यहाँ की क्या है? केटू है। कहाँ की? काराकोरम श्रेणी में स्थित है, और वो सबसे ऊंची चोटी है केटू। केटू को ही गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि इन महान
विद्वान ने इसकी खोज की थी, इसीलिए इसको उसी के नाम पे दिया गया, जो कि एक अंग्रेज था गॉडविन ऑस्टिन। और इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 8611 मीटर है। कितनी है? 8611 मीटर। तो हमने देखा ट्रांस हिमालय 4 श्रेणियों में बटा हुआ है। काराकोरम, ये आपको इसी क्रम में ही याद करना पड़ेगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पांजाल। और जो काराकोरम में दोस्तों की जो पर्वत श्रृंखला है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसको हम बोलते हैं। और इसकी जो ऊंचाई है 8611 मीटर है दोस्तों। ट्रांस हिमालय में हम देखते हैं दोस्तों कि ट्रांस हिमालय जो 4 श्रेणियों में बटा हुआ है। सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पांजाल। हिमालय में जो ट्रांस हिमालय है वो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पांचाल। काराकोरम में जो सबसे ऊंची जो चोटी है इसकी दोस्तों, सबसे ऊंची जो चोटी है वो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। उसके बाद ही इसमें लद्दाख, जास्कर, पीर पांचाल जैसी श्रेणियां हैं। अगर हम नेक्स्ट जिसकी बात करें, नेक्स्ट में हम किसकी बात करते हैं, उसके बाद आता है हमारा महान हिमालय। महान हिमालय जो है किसका भाग है? अगर मैं यहाँ पे आपको मोटा माटी एक चीज और बता देता हूँ इसमें मैप की सहायता से अलावा, अगर मैं हिमालय का इस तरह से है, हमारा जो हिमालय है वो इस तरह से, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो जिस तरीके से यहाँ पे हमारा ट्रांस हिमालय हो गया, यहाँ पे जो ये हिमालय है ये हमारा महान हिमालय का पार्ट हो गया। और अगर मैं इस तरीके से जो हिमालय है ये इसकी बात करूँ तो ये हमारा हो गया लघु हिमालय। और ये वाला जो हिस्सा मैं अगर बताऊँ आपको तो ये जो है ये हमारा शिवालिक हो गया। तो यानी कि ये ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, उसके बाद ये हमारा जो है महान हिमालय, महान हिमालय। और यहां पे अगर मैं आपसे बात करूं तो ये लघु हिमालय। कौन सा है दोस्तों? ये लघु हिमालय। लघु हिमालय के बाद अगर मैं बात करूं तो ये है हमारा शिवालिक, शिवालिक। तो ये 4 श्रेणियां हैं। और आप इसको अच्छे से देख पा रहे होंगे कि जो हिमालय है वो इस चाप के आकार का है दोस्तों। किसके आकार का है? यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये इसका कौन सा हिस्सा है? उत्तर वाला हिस्सा है। और ये इसका दक्षिण वाला हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है दोस्तों? ये दक्षिण वाला हिस्सा है और ये उत्तर वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि उत्तल और अवतल दर्पण आपने पढ़े होंगे, तो ये एक अवतल है, ये अवतल लेंस, अवतल दर्पण, और ये उत्तल। तो ये किस तरह से दिख रहा है? यहाँ पे अवतल की तरह आपको दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पे मैप इसलिए ये बना दिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये अवतल की तरफ दिख रहा है और यहाँ पे उत्तल की तरफ दिख, यानी कि ये जो है एक चाप के आकार का है। सबसे सिंपल सी चीज है, चाप के आकार का है। उत्तर में ये किस तरह से दिखता है? अवतल लेंस की तरह, यानी कि अवतल लेंस की तरह। और दक्षिण में ये उत्तल की तरह दिखता है। आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब आगे अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें आती है दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने देखा था कि हिमालय को 4 हिस्सों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय, तिब्बती हिमालय या हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो ट्रांस हिमालय की बात करने वाले हैं। ट्रांस हिमालय, तिब्बती हिमालय, इसका मुख्य विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, हिमालय के उत्तर में, जिसकी लंबाई 965 मीटर है दोस्तों। और इस भाग में वनस्पतियों का अभाव, जिसकी 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। मैं काराकोरम श्रेणी की बात कर चुके हैं, लद्दाख की और जास्कर की। कुछ मैंने बोला था कि कुछ भूगोल वेता जो इसको पीर पांजाल को भी इसका पार्ट मानते हैं। काराकोरम में क्या क्या चीजें हैं दोस्तों? एक तो हमारा K2 है और एक हमारा जो है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, जो कि 8611 मीटर ऊंची है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक ग्लेशियर भी है। ग्लेशियर कौन सा है दोस्तों? ग्लेशियर है यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों यहाँ पे। और उसके साथ साथ लद्दाख, जास्कर और पीर पांजाल श्रेणियां भी स्थित है। तो आपको ये श्रेणियां जो है इसी क्रम में ही याद रखना पड़ेगी। नेक्स्ट जो हमारा आता है दोस्तों, काराकोरम में भी यहाँ पे लिखा है कि काराकोरम श्रेणियां सबसे उत्तरी पर्वत है, जिसके उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? उच्च एशिया की रीढ़ भी इसको बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है? उच्च एशिया की रीढ़। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2, जिसको हम बोलते हैं 8611 मीटर, इसी श्रृंखला में है। K2 वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको
पीओके बोला जाता है। क्या हुआ था दोस्तों, 1948 में जब हम 1948 में इनने यहाँ पे अधिकार क्षेत्र जमा लिया था, 1947 जब अलग अलग हुए तो इन लोगों को लगा कि हम तो कश्मीर पे अधिकार कर लेंगे। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इन्होंने यहाँ पे अननेसेसरी यानी कि हम अधिकृत रूप से ये लोग घुस गए और यहाँ पे उसी हिसाब से ये पीओके जब से है, तो अभी वर्तमान में K2 जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हमारे नियंत्रण में नहीं है, ये पीओके में आता है, जिसको पाक अधिकृत कश्मीर, जो कि एक नल्ला देश पाकिस्तान के अधिकृत में है, किसी दिन वो हमारे हिस्से में आएगा जरूर। पाकिस्तान ने इसका नया नामकरण चागोरी या शाहगोरी किया है, मतलब कि जो K2 है उसका जो नया नाम परिवर्तन किया है पाकिस्तान से, और कुछ हो नहीं रहा है, बस नाम परिवर्तन करने दे रहे हैं, चागोरी नाम किया है दोस्तों। काराकोरम श्रेणी की नुब्रा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो काराकोरम श्रेणी की कौन सी घाटी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है, तो नुब्रा घाटी में। कहां पे है दोस्तों, नुब्रा वैली में ये काराकोरम की श्रेणी की ग्लेशियर जो है सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? हम आगे बढ़े, आगे हम देखते हैं इसमें लद्दाख श्रेणी। हमने यहाँ पे एक एक श्रेणी को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, आप चाहें तो आप इसका PDF भी उपलब्ध हो सकता है। लद्दाख श्रेणी जो है काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। देखा हमने क्या, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बनाऊं, ये वाला जो हिस्सा है पूरा, ये ट्रांस हिमालय मान लो, ये कहाँ पे हिस्सा है, पूरा ट्रांस हिमालय है। ये जो हिस्सा है दोस्तों, ये ट्रांस हिमालय मान लो। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, कुछ मैप इस तरह से बनाओ, ये वाला हिस्सा जैसे कि ट्रांस हिमालय, तो इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। तो ये सबसे उत्तर में आएगा और ये उसके दक्षिण में है, क्योंकि ये क्या हो गया, काराकोरम, ये लद्दाख और ये जास्कर है ना, ये जास्कर। तो ये इसके क्या है, इसके इस ऑर्डर में ही है, मतलब सबसे उत्तर में काराकोरम हो गया, लद्दाख, फिर जास्कर, ठीक है। और ये क्या है, इसकी जो लंबाई है 300 किलोमीटर से 5800 मीटर तक है दोस्तों। 5000 इसकी जो लंबाई है वो 3800 सॉरी यहाँ पे ही किलोमीटर ही होगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ गलती हुई है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे मीटर ही होगा। ये लद्दाख श्रेणी का पूर्वी भाग जो है कैलाश श्रेणी तिब्बत चीन में स्थित है। जो इसका जैसे कि यहाँ पे जो ये लद्दाख श्रेणी आपको दिख रही है, इसका एक एक्सटेंड जो है वो चीन में है, जिसको हम कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस नाम से जानते हैं, कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। आगे हम बढ़े तो इसमें हम देखते हैं जास्कर श्रेणी। कौन सी श्रेणी दोस्तों, जास्कर श्रेणी हम देखते हैं। तो लद्दाख के दक्षिण व हिमालय में, अब लद्दाख के तो दक्षिण में ही रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे देख चुके हैं कि जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं, ये कौन सी श्रेणी है, ये कौन सी श्रेणी है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे है, ये हमारी मतलब काराकोरम हो गई, काराकोरम के बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर, तो ये बीच में कौन सी है, लद्दाख, ठीक है, ये लद्दाख है। इसके बाद कौन सी है दोस्तों, ये जास्कर है, जास्कर, और ये कौन सी है, काराकोरम है, काराकोरम, ठीक है। तो ये सबसे उत्तर में स्थित है और ये सबसे दक्षिण में स्थित है, ट्रांस हिमालय में। और मध्य में कौन स्थित है दोस्तों, मध्य में लद्दाख श्रेणी स्थित है, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि लद्दाख के दक्षिण व महान हिमालय के उत्तर में यहां स्थित है, क्योंकि क्या है कि जो जास्कर श्रेणी है, यानी कि अगर मैं बताऊं तो यहां से क्या लग जाता है, यहां से जो हमारा लग जाता है वो महान हिमालय। तो महान हिमालय क्या है, उत्तर में, महान हिमालय इसकी क्या, दक्षिण में। तो इस तरीके से आप इस चीज को, जब आपको मैप क्लियर हो जाता है और दिशा का ज्ञान हो जाता है, तो आपको ये चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। दूसरी चीज है कि लद्दाख व जास्कर के बीच से सिंधु नदी घाटी स्थित थे। यानी कि अगर मैं बोलूं कि लद्दाख और जास्कर, लद्दाख कहाँ है, यहां, तो यहां से एक रिवर आती है, जो कि कौन सी रिवर है, वो रिवर का नाम है सिंधु रिवर। तो सिंधु रिवर क्या है, कौन सी दो श्रेणियों के बीच में से निकल के जाती है, लद्दाख और जास्कर, यानी कि जो कैलाश मानसरोवर से जो नदी निकलती है उसका नाम सिंधु नदी है। सिंधु नदी दो श्रेणियों के बीच में से जाती है, वो दो श्रेणियां कौन सी है, लद्दाख और जास्कर है दोस्तों। अब आगे हम जब पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि अगर हमारे पास जो नेक्स्ट जो हमारे पास चीज आती है, वो आती है हिमालय पर्वत समूह के बारे में। हिमालय पर्वत समूह के बारे में क्या है,
तो हिमालय पर्वत समूह को 3 समांतर पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में विभाजित किया गया है, जो कि निम्नलिखित है। एक है हमने देखा था महान हिमालय, जिसको हम व्रत हिमालय भी बोलते हैं दोस्तों, या फिर हिमाद्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिमाद्री भी बोला जाता है। मध्य हिमालय, जिसको हम लघु हिमालय भी बोलते हैं। बाह्य हिमालय, जिसको हम शिवालिक के उपनाम से भी जानते हैं। और ये सबसे नवीन भाग है, इसको हम सबसे क्या बोलते हैं? इसको सबसे नवीन भाग भी इसी को बोलते हैं दोस्तों, सबसे नवीन भाग। और सबसे प्राचीन भाग किसको बोलेंगे दोस्तों? सबसे जो प्राचीन भाग है वो हमारा ट्रांस हिमालय है। ये ध्यान रखिएगा आप, जो ट्रांस हिमालय है वो सबसे क्या है? प्राचीन भाग है, प्राचीन हिमालय। और सबसे नवीन हिमालय कौन सा है? वो है शिवालिक। सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है? ट्रांस हिमालय। सबसे नवीन हिमालय कौन सा है? शिवालिक। आप चीजों आपको क्लियर हुई होगी। चलिए आगे हम देखते हैं अब वृद्ध हिमालय के बारे में। तो मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जैसे कि आप जानते हैं कि जो 4 हिस्सों में हमने देखा, पहले हमने देखा था कौन सा? पहले हमने देखा था ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय सबसे बड़ा हिमालय भी बोलते हैं उसको। तो ये तो हमारा हो गया, मान लो कि ट्रांस हिमालय। अब ये जो वाला हिस्सा है हमारा, ये जो हिस्सा है वो महान हिमालय है। महान हिमालय एकदम कंटिन्यू में है, यानी कि इसमें बीच में कोई ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यू में है और सबसे लंबा भी है। ठीक है, और जितनी भी यहाँ पे उच्च श्रेणियां हैं वो यहीं पे ही स्थित है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखते हैं क्या है। चलिए देखते हैं कि जो हिमालय पर्वत की सबसे उत्तरी श्रेणी है ना, सबसे उत्तर श्रेणी है, सबसे ऊंची भी है। जो महान हिमालय में जितनी भी श्रेणियां हैं उनमें से सबसे ऊंची भी है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर और औसत ऊंचाई सोच रहे हैं आप 6000 मीटर तथा औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो महान हिमालय है, महान हिमालय अगर देखा जाए यहाँ पे, तो उसकी जो औसत जो ऊंचाई है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे कि ये दोनों हिस्से हैं, तो इनकी जो औसत ऊंचाई है यहाँ पे जितने भी है, वो पर्वत जो श्रृंखलाएं होंगी यहाँ पे, इनकी जो औसत ऊंचाई कितनी है? यानी कि औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। 6000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचे ऊंचे पर्वत है, जहां पे दुनिया के जितने भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो अपने घुटने टेक देते हैं, वहां से ये खड़ा होना स्टार्ट होता है दोस्तों। उसके साथ साथ इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई मतलब विड्थ जो है, ये करीबन कितनी है? 25 किलोमीटर। और लंबाई इसकी देखो आप 2500 किलोमीटर है दोस्तों। कितना लंबा है महान हिमालय। इसके आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। इसको कौन सा हिमालय कहते हैं? आंतरिक हिमालय, जो कि नांगा पर्वत, यहां से नांगा पर्वत से लेके तो नामचा बरवा मैं पहले भी आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं कि ये नामचा बरवा नांगा पर्वत से लेके तो नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। कहां तक? नामचा बरवा, नांगा पर्वत से लेके तो ये नामचा बरवा पर्वत श्रृंखला तक, मतलब ये इस तरह से फैला हुआ है एक पर्वतीय दीवार के रूप में। यानी कि यहां पे अगर मैं बोलूं यहां से यहां तक ये है, तो यहां पे है नांगा पर्वत। नांगा पर्वत कहां पे है? पश्चिम में कि पूर्व में? पश्चिम में है ना। और यहां पे क्या है? पूर्व में कौन सा पर्वत है? पूर्व में है नामचा बरवा। कौन सा? नामचा बरवा पर्वत। तो ये 2 पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, यानी कि इसके पश्चिम में नांगा पर्वत और पूर्व में नामचा बरवा। और विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जैसे माउंट एवरेस्ट 8848, कहीं कहीं पे 8850 भी देखने को मिलता है। हम बात कर चुके हैं स्टार्टिंग में कि हिमालय हर साल बढ़ रहा है, ये अपनी युवा अवस्था में है दोस्तों। और कंचनजंगा 8598 मीटर, मकालू 8481 मीटर, नांगा पर्वत 8126 मीटर, नंदा देवी, इतने सारे जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, ये सारे के सारे महान हिमालय में स्थित हैं। आप सोच रहे होंगे सर ये पर्वत श्रृंखलाओं को आप कोई राज्य के हिसाब से बता दीजिए, तो हम इसमें एक विस्तृत रूप से देखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ चोटियों के बारे में। एक जो वीडियो रहेगा आपका, उसमें सिर्फ हम बात करेंगे कि जो कहां पे कौन सी चोटियां स्थित हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अभी हम इसका डिवीजन पढ़ लेते हैं, विभाजन पढ़ लेते हैं, ताकि ये चीज क्लियर रहे। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें। तो हमारा जो आता है माउंट एवरेस्ट, जो तिब्बती भाषा में चोमालुंगा कहते हैं, कि इसे नेपाल में सागर माथा कहते हैं। इस तरीके से इसे पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे मिलते हैं। कश्मीर में बुर्जिल, जोजिला, हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचला, शिव किला, उत्तरांचल में थांगला, नीतिला, रिपुलेख, सिक्किम में जो मिलता है नाथुला,
जलेपला, अरुणाचल प्रदेश में जो मिलता है बोमडीला, बुमला, टुंगला, पुंगम दर्रे महत्वपूर्ण है। मतलब इसमें ये दर्रे मिलते हैं जो कि कहा जाता है कि मतलब बॉर्डर क्रॉस के लिए काम में आते हैं। मध्य हिमालय जो है इसे हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं दोस्तों। इसका क्या नाम है, और भी उपनाम जो है, इसको हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं, जो महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यानी कि अगर हम देखा जाए तो महान हिमालय के दक्षिण में होगा ना, क्योंकि ये जो है हमारा पार्ट हो गया हिमालय का, ये हमारा पार्ट हो गया जो है वो लघु हिमालय का, तो इसके दक्षिण में ही आएगा। इसके दक्षिण में 3700 से तो 4500 मीटर तक तथा इसकी जो औसत ऊंचाई है ना, और चौड़ाई जो है 80 किलोमीटर। यानी कि ये जो है ये लघु हिमालय जो है महान हिमालय से ज्यादा चौड़ा है। इसमें पीर पांजाल, धौलाधार, नागा टिब्बा, मसूरी, महाभारत हिमालय, इसी भाग में पर्वत श्रेणियां स्थित है। ये सारी पर्वत श्रेणियां आप टेंशन नहीं लीजिएगा, इसमें सारी की सारी एक वीडियो आएगी जिसमें हम सारी की सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आगे हम चलते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट चीज है, भारत के अधिकांश पर्वतीय पर्यटक स्थल जैसे कि शिमला, डलहौजी, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, ये सारे के सारी जो चीजें हैं, जो प्रसिद्ध चीजें हैं और पर्यटन स्थिति से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, वो सारे के सारे लघु हिमालय में ही आते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, कांगड़ा घाटी प्रसिद्ध है, पीर पांजाल श्रेणी में स्थित है। प्रमुख दर्रे बंदल पीर, बन्नीहाल दर्रे, ये सारे के सारे जो दर्रे हैं और महत्वपूर्ण जो कि पर्यटन स्थल है, वो सब लघु हिमालय का ही हिस्सा है दोस्तों। उसके बाद जो हमारा आता है, इसमें इसके ढालों पर कोणधारी वन तथा छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों को कश्मीर में मृग के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जो कि लघु हिमालय में जो क्या बोलते हैं कि जो घास के मैदान हैं उनको किस नामों से जाना जाता है दोस्तों, तो गुलमर्ग, सोनमर्ग इस नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार के तथा मध्यवर्ती भागों में द्वार दून, जैसे देहरादून हो गया, कोठरी दून हो गया, पतली दून हो गया, इस तरीके से यानी कि अलग अलग नामों से मैदानों को जाना जाता है। और ये सब किसका हिस्सा है, लघु हिमालय का। अगर मैं बात बताऊं आपसे कि घास के जो मैदान है दोस्तों, घास के मैदानों को क्या बोला जाता है, यहाँ पे देखो, फिर आओ, कश्मीर में मृग बोलते हैं जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, है ना। उत्तराखंड में बुग्याल बोला जाता है। मध्यवर्ती भाग जैसे कि द्वार दून बोलते हैं, देहरादून हो गया, कोठरी दून, ये इस तरीके से बोला जाता है दोस्तों। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे आता है हमारा भाई हिमालय में हम देखें कि यहाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे दक्षिण श्रेणी है, सबसे दक्षिणतम श्रेणी में आता है ये। और ये 900 से कितना मीटर है, 900 से हमारा जो है 1200 मीटर के करीब ये है ऊंचाई है, और चौड़ाई इसकी कम है 10 से 50 किलोमीटर। इसे गोरखपुर के समीप, क्या बोल रहे हैं, गोरखपुर के समीप यहाँ पे डुंडवा तथा श्रेणी चुरिया मुरिया श्रेणी कहा जाता है। यानी कि यहाँ को क्या है कि इसे गोरखपुर के समीप क्या बोला जाता है, डुंडवा श्रेणी तथा चुरिया मुरिया श्रेणी भी कहा जाता है। किसको, शिवालिक को। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि शिवालिक जो है दक्षिणतम भाग है, सबसे नवीन भाग इसी को बोलते हैं दोस्तों। शिवालिक को जम्मू में जम्बू पहाड़ियां तथा अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, आबोर, मिसमी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे नवीनतम भाग भी है। यानी कि अगर शिवालिक की बात करें तो आपको ये जितने भी नाम दिख रहे हैं, यानी कि शिवालिक को जम्मू में जम्बू पहाड़ियां बोलते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में जो वहां की अधिकांश था उस जातियों के हिसाब से उन पहाड़ियों का नाम रख दिया गया, मिसमी, मिरी, आबोर, मिसमी, डफला, इस तरीके से पहाड़ियां आप देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में। बहुत अच्छे से हम इस सबको डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। हम मैप में उस दिन सिर्फ चोटियों के बारे में और पहाड़ियों के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। सिर्फ आज हमने ये देखा है इस वीडियो में कि हमने महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय का सिर्फ और सिर्फ विभाजन देखा है। इसमें आने वाले जो वीडियो है उसमें सिर्फ हम चोटियों के बारे में देखने वाले हैं कि कौन सी पहाड़ी कहां पे है, कौन से राज्य में है, कौन से दर्रे हैं, ये सारी चीजें देखने वाले हैं दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं आशा करता हूं कि आप आने वाले जो इस सीरीज में इसका हिस्सा बने, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।